क्या होता है? आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है कि द्रव्यमान घटता है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जब बर्फ़ पिघलती है तो आयतन घटेगा, क्योंकि बर्फ़ पिघलेगी तो वो कम हो जाएगी धीरे धीरे, इसलिए आयतन घटता है। इसको ध्यान रखना है। टेक्निकल क्वेश्चन, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? जो द्रव की बूंदें होती हैं, वर्षा की बूंदें होती हैं, क्यों गोल गोल हो जाती हैं? गोलाकार होने का क्या कारण होता है? विस्कासता, वायुमंडलीय दाब होता है, कि अल्प भार होने के कारण होती हैं, या पृष्ठ तनाव? तो इसमें जो आपकी राइट आंसर आपका होगा पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव की वजह से द्रव की बूंदें गोलाकार में होती हैं, आकृति उनकी गोलाकार हो जाती है, तो पृष्ठ तनाव आप राइट आंसर करेंगे। अगला है तेल दीप में बत्ती का तेल के कारण ऊपर उठता है? दाब अंतर, केशिका क्रिया, तेल की निम्न सैनता, गुरुत्वीय बल? क्या होता है जब बत्ती जलती है, कोई दीपक जलाते हैं आप, तो उसमें किस विधि से तेल जो होता है ऊपर जाता है और बत्ती आपकी नहीं जलती है, और वो दीपक प्रकाश देता रहता है, जलता रहता है? तो इसका वजह यही होता है कि केशिका क्रिया होती है, बहुत पतली पतली केशिकाएं होती हैं, उसकी माध्यम से तेल ऊपर चढ़ता रहता है और दीपक जलता रहता है, तो उसमें केशिकाएं पाई जाती हैं, पतली पतली, केशिका क्रिया होगा राइट आंसर। पानी का अधिकतम घनत्व होता है किस टेम्परेचर पे ज़्यादा हो जाएगा इसका घनत्व? तो आपको बताना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, -4 डिग्री पर, डी 4 डिग्री केल्विन पर? तो इसको बताना है आपको, ए 4 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा होता है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है। अगला है जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? किस पर जल जम जाता है, हिम हो जाता है, बर्फ़ हो जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, या 100 डिग्री सेल्सियस? इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं आपको क्या बताना है, जल का हिमांक पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जो बॉइलिंग करता है, उबलता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री, 104 डिग्री, 232 डिग्री और 212 डिग्री। ये हो जाएगा जो फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 212 डिग्री हो जाएगा, यानी 212 डिग्री हो जाएगा। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती हैं, कारण है, आपको कारण बताना है, क्या कारण ऐसा है कि अत्यधिक जब शीत ऋतु होती है तो पहाड़ों पर जो पानी की पाइपें होती हैं, लाइनें होती हैं, वो फट जाती हैं? ऐसा क्या रीज़न है? पाइप ठंडक से सिकुड़ जाता है, ये पहला आपका फैक्ट बता रहे हैं। दूसरा कारण है पाइप में पानी जमने पर सिकुड़ जाता है, ये भी देखिए। तीसरा पॉइंट कारण है पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। चौथा कारण है पाइप ठंडक पाकर बढ़ जाते हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं, ये फैक्ट गलत है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, इसलिए फैल जाएगा, क्योंकि पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, जब वो जमता है तो सॉलिड में हो जाता है, इसलिए वो फैल जाएगा, इसकी वजह से फट सकता है वो। सेटेबल रीजन इसका यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधस्थल में जल का क्या तापमान होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, या 4 डिग्री सेंटीग्रेड? इसमें क्या हो जाएगा, झील की सतह की पानी बस जमने वाला होता है, तो अधस्थल जो जल का तापमान होता है 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस होता है, उस पर जल जमने लगता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? अभी आपसे एक क्वेश्चन पहले पूछा गया था और फिर रिपीट हो रहा है, उस टाइप का क्वेश्चन है, वो नहीं है लेकिन टाइप का है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है? दोनों मिक्स कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है आपको एग्जामिनर। तो इसमें आपका है दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटेगा, दाब बढ़ेगा तो वो घटेगा, ए राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल का दबाव किसके कारण होता है? वायु का दबाव किसके कारण होता है? घनत्व के कारण, आर्द्रता के कारण,
तापमान के कारण, ऊंचाई के कारण। तो आप जान रहे हैं जो वायु का दबाव होता है ऊंचाई के कारण होता है, ऐसी जो लैटिट्यूड ऊंचाई होती है उसके कारण होता है। क्वेश्चन आप लोग को हम सोच रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करवा लिया जाए। पंखा करने से शरीर में ठंडक की अनुभूति होती है, क्यों उत्पन्न होती है, आपको बताना है। पंखा करेंगे जब लोग बेना होते हैं, देहाती भाषा में बोलते हैं, तब क्यों ठंडक होती है, ऐसा बता रहे हैं। शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। वायु ठंडी होने के कारण, पंखे के डिजाइन में कुछ विशिष्टता के कारण, वायु में कुछ विशेष गैसें होती हैं जिनके कारण ठंडी अनुभव होती है। तो ये हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। तो ये हो जाएगा शरीर पर जो आर्द्रता होती है, जो वाष्पन होता है, इसी के कारण ठंडी का अनुभव आपको महसूस होता है। इसीलिए पंखा करने पर ठंड लगती है, ठंडी का एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। इसका रीज़न बताना है आपको। जनरली होता भी होगा, लोगों घर में खाना बनता भी है, तो आप इसका रीज़न जान सकते हैं। क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है, क्वथन कम ताप पर होता है, दाब स्थिर रहता है, कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता है। इसमें रीज़न क्या होगा? क्वथन अधिक ताप में पर होने लगता है, जो क्वथनांक होता है अधिक ताप में होने लगता है और बंद रहता है, इसलिए गैस निकल नहीं पाती है। रीज़न ये भी होगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है और जल्दी हो जाता है, यही रीज़न है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है आयाम से, आवृत्ति से, तरंगदैर्घ्य से कि चाल से। कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? ध्वनि। तो ध्वनि की जो तीव्रता निर्धारित होती है वो आयाम से, इसको निर्धारित करने के लिए आयाम की आवश्यकता होती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता आयाम से निर्धारित होती है, फर्स्ट राइट आंसर। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादातर किस में होता है? इस्पात में, निर्वात में, जल में, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? इस्पात में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? इस्पात में होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से अपश्रव्य तरंगे कौन हैं? 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से ऊपर, 200 हर्ट्ज कि 20,000 हर्ट्ज। तो अपश्रव्य तरंगे जो होती हैं, अपश्रव्य, ये 10 हर्ट्ज की होती हैं लगभग। 10 हर्ट्ज जो होता है ये अपश्रव्य तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 25,000 हर्ट्ज, 18 हर्ट्ज। तो ये जो तरंगे होती हैं हम नहीं सुन सकते हैं। 25,000 हर्ट्ज, 25,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है इसको हम नहीं सुन सकते। इसका राइट आंसर सी होगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो। लगभग कितनी दूरी पर होगी तब हम सुन सकेंगे या स्पष्ट सुन सकते हैं, प्रतिध्वनि सुनी जा सकती है। 10 मीटर 17 मीटर, 32 मीटर, 50 मीटर। तो राइट आंसर भी हो जाएगा। 17 मीटर अगर होगा प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है परावर्तन सतह ध्वनि स्रोत से। इसकी न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर होगी। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। आपको बताना है, ये बेसिक क्वेश्चन है साइंस के, सामान्य जानकारी के। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से, मुद्रा प्रचलन से, जनसंख्या से, मनोविज्ञान से। तो डॉपलर प्रभाव संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है। ये इसका राइट आंसर होगा। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका है 30 नंबर 9 का, निम्नलिखित में से किससे होकर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? इस्पात, वायु, निर्वात और जल। तो इसमें आप जानते हैं ध्वनि का जो संचरण होता है निर्वात में नहीं होता है, तो निर्वात आ जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये निर्वात इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मिश्रित क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है, वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है, यानी किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है। इंफ्रासोनिक, ऑडिबल,
अल्ट्रासोनिक, सबसोनिक क्या कही जाएगी? तो 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज की ध्वनि रहेगी, हर्ट्ज इकाई होती है ध्वनि मापने की, अल्ट्रासोनिक ध्वनि कही जाती है। तो ये आपका हो जाएगा अल्ट्रासोनिक। धन्यवाद। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और लाइक करिएगा, चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको फ्री में मिलता है, कोई भी मूल्य नहीं देना पड़ता है इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ने के लिए। आप सभी लोगों को धन्यवाद।